Hello students, welcome back. Let's continue our exercise. We did the explanation part of the second chapter of insurance part and we did first question of exercise 2.1. Now let's continue the exercise and see question number 2. All right. So basically we need to make some changes in question number 2 to bring the same answer as given in the textbook. Even the given sentence is correct, but if we follow the same language as given in question number 2, answer will be different. To make the answer same, there is a need to make some changes. A shop valued at rupees 3,60,000 is insured for 75% of its value. You need to make these two changes. इसको cancel करना है and is insured 3,60,000 के बाद में लिखना है. So please note the changes in your textbooks as well. Okay, so a shop valued at rupees 3,60,000 is insured for 75% of its value. Okay, एक दुकान की कीमत है 3,60,000 रुपए एंड उसका इंश्योरेंस हमने 75% करा रखा है. 75% हमने इंश्योरेंस उस शॉप का लिया हुआ है. Now, if the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Very easy. प्रीमियम का परसेंटेज दे दिया 0.9%. ओके, आपको प्रीमियम अमाउंट फाइंड आउट करनी है. सेकंड क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट गेट्स कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम. ओके, आपने किसी एजेंट के थ्रू ये इंश्योरेंस कराया है तो उसको 15% प्रीमियम का कमीशन मिलेगा, वो भी कैलकुलेट करना है. वेरी इजी. जब हम फर्स्ट पार्ट में प्रीमियम निकालेंगे उसी का 15% हमें सेकेंड पार्ट वाले आंसर के लिए कैलकुलेट करना है. ओके, so let's see the answer. So सबसे पहले आप given part लिख दोगे. Given क्या क्या है? Value of the shop is equal to rupees 3,60,000. Okay. Now policy value is 75% of the value of shop. तो हम इसका 75% निकाल पाएंगे. Therefore policy is equal to या policy amount is equal to 3,60,000 का 75%. Okay, you need to calculate this. So 0000 cancel. फिर आप क्या करो, 36 into 75 निकालो और उस आंसर के आगे 2 zeros डाल दो. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,70,000. यानी 3,60,000 की आपकी दुकान की कीमत है, लेकिन आपने पॉलिसी सिर्फ 2,70,000 की ली है. ओके, नाउ ये एक गिवन पार्ट है, ये एक गिवन पार्ट है, ये थर्ड गिवन पार्ट. रेट ऑफ प्रीमियम, ये जो मैंने अभी अभी एरोज की है ना, ये आप भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो. लाइन छोड़ सकते हो बीच में, ऐसे एरो कर दो या इस तरह का एस्ट्रिक मार्क लगा दो, सो दैट आसानी से एग्जामिनर आपके पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करके रीड कर पाए. ओके, सो रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 0.9%. ये गिवन है तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं. देयरफॉर अमाउंट ऑफ premium is equal to 2,70,000 into 0.9 upon 100. Am I correct? 3,60,000 वैल्यू है शॉप की, उस पे 0.9% नहीं कैलकुलेट करना. जितने की आपने पॉलिसी ली है जो 75% है, जिसकी अमाउंट है 2,70,000, उस पे ही आपको सिर्फ 0.9% कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो 0000 कैंसिल. आप इसमें क्या करो, 2700 इंटू 0.9 ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो. लाइक 27 इंटू 0.9 निकाल दो, आगे 2 zeros लगा दो, आपको बहुत क्विकली आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 2,430 रुपीज. जब मैं आप लोगों की नोटबुक्स
मांगूंगा करेक्शंस के लिए, फोटोज क्लिक करके मैं कभी भी मंगा सकता हूँ। मेक श्योर कि आप उसमें रफ वर्क वहीं शो करो, क्योंकि मैं वो भी चेक करूंगा। इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपका रफ वर्क चेक किया जाएगा, नहीं तो कॉपी केस माना जाता है कि आपने सिर्फ आंसर्स कॉपी कर लिए हैं एंड देयर इज नो रफ वर्क, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट कैलकुलेट 2700 into 0.9 वर्बली, राइट। एग्जामिनेशन सिचुएशन में तो वैसे भी नहीं किया जा सकता, बहुत हम अनड्यू प्रेशर में रहते हैं, इसलिए तो रफ वर्क आपके बोर्ड एग्जाम में रहना ही चाहिए। सिमिलरली उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से ही करनी है, इसलिए आंसर के पास मुझे रफ वर्क दिखना चाहिए आपकी नोटबुक्स में। ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज पेड बाय द ओनर। ये मैंने सेंटेंस इसलिए बोला, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। मतलब जो लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसी लैंग्वेज में आपको एक सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा। वो आप अभी यहाँ पे लिखो या क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एंड में, दोनों पार्ट का साथ में लिखो, चलेगा। ठीक है, एक आंसर मेरा यहाँ पे आ गया, इसलिए मेरी आदत है कुछ इस तरह से 2 लाइंस क्रॉस कर देने की, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए यहाँ पे मेरा एक पार्ट, एक कैलकुलेशन हुआ है, खत्म। अब इसी आंसर का second part, which is agent's commission. So commission to the agent is 15%, है ना? हाँ, so therefore 2430 का 15% आप कैलकुलेट कर लोगे। 1010 5 3 5 2 ओके। फिर आप क्या करो, 243 into 3, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ₹364.50। फाइनल आंसर है, इसलिए मैं रुपीस का सिंबल डाल रहा हूँ। ओके, अब आप एग्जाम में क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे पेंसिल और स्केल से। ओके, पेंसिल और स्केल से पहले लिखोगे और फिर बॉक्स बनाओगे। इवन लेट मी डू लाइक दैट। ओके, आप क्या लिखोगे, आंसर प्रीमियम पेड by the owner is ₹2430 and commission of the agent is ₹364.50। ये आप लिखोगे, फिर पेंसिल और स्केल से, ओके, पेंसिल और स्केल से आप बॉक्स बना दोगे इसको। ठीक है, फाइन। सो वी आर डन विद सेकेंड क्वेश्चन। यू कैन कॉपी दिस डाउन। आई होप आप हाँ, एक काम करो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, फर्स्ट पार्ट कॉपी करो, पॉज इट नाउ। यहाँ पे आप वापस से पॉज करो, सेकंड पार्ट कॉपी करो। नाउ ऑब्वियसली आपने रेज्यूम कर दिया है, मतलब आपने कॉपी कर लिया है। लेट मी remove this part and let's see next question, which is question number 3. Let's read. A person insures his office valued at 5 lakhs for 80% of its value. 5 लाख ऑफिस की कीमत है, 80% का इंश्योरेंस लिया है। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम। अब यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन है, अमाउंट दे दी है, परसेंटेज निकालना है, हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली। ओके, ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%, तो वो तो 13,000 का 11% आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, तो एजेंट का कमीशन आ जाएगा। इसमें अमाउंट ऑलरेडी दे दी है ना 13,000, तो उसी का 11% आपको निकालना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। ओके, उसमें 0.9% प्रीमियम दिया था, अभी हमें ऐसा ही एक परसेंटेज फाइंड आउट करना है प्रीमियम का। हमें प्रीमियम अमाउंट मालूम है 13,000। ठीक है,
सो 5 लाख वैल्यू है ऑफिस की, 80% इंश्योरेंस लिया है, 13,000 प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एंड एजेंट का कमीशन है 11%, उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, राइट? सो लेट्स begin our solution to question number 3. Now, value of the office is 5 lakhs. Now, policy taken at 80% of the value of office. Therefore, policy amount is equal to 5 lakhs का 80%. करेक्ट है यहाँ तक? 8 into 5 is 40 and 1 2 3 and 4, 4 0 और लगा दो, मतलब 4 लाख रुपए की इन्होंने पॉलिसी ली है। ऑफिस भले ही से 5 लाख रुपए का है। नाउ प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू, आई गेस 13,000 था, इज इक्वल टू ₹13,000 एंड हमें फाइंड आउट करना है प्रीमियम परसेंटेज। सो लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी X%, लेकिन हम रेट है इसलिए R% भी ले सकते हैं, थोड़ा ठीक दिखता है। लेट द रेट ऑफ प्रीमियम बी R%। नाउ अगर R% होगी तो प्रीमियम इज इक्वल टू 4 लाख का R%। अग्री और नॉट? R मतलब कोई भी एक फिगर है, ओके? अभी हमारे पास क्या है? R अवेलेबल है, तो हम वही लिखेंगे। नाउ हमें मालूम है कि प्रीमियम पे किया है 13,000, बट प्रीमियम पेड इज ₹13,000। देखो, प्रीमियम है 4 लाख का R%, ये वाला पार्ट, लेकिन हमें मालूम है कि प्रीमियम 13,000 है। इसका मतलब ये दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं हम। वापस से रिपीट करता हूं, प्रीमियम है 4 लाख का R%, प्रीमियम है 13,000, मतलब हम दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं, यानी बोथ आर इक्वल फिगर्स। सो देयरफॉर 4 लाख, एक मिनट, 13,000 is equal to 4 lakh into R/100, करेक्ट? 4 लाख को आप इधर लेफ्ट साइड भी लिख सकते थे, 4 लाख इंटू R/100, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक समझ में आया? 13,000 इज इक्वल टू 4 लाख इंटू R/100, समझ में आया कि नहीं आया? हम सेम ही चीज की बात कर रहे हैं। अब हम इसको नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो, ये स्टेप के बाद ना कई स्टूडेंट्स एक दो स्टेप मिस करके, स्किप करके सॉरी, आगे डायरेक्टली बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम है फिर एग्जाम में, राइट? और प्लस एग्जामिनर टू एग्जामिनर भी डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर एग्जामिनर आपके स्टेप्स को ढूंढ रहा होता है, उसे स्टेप्स चाहिए, ओके? तो मार्क्स अगर नहीं कटवाने हैं, दोनों रीजंस की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइट? या तो मिस्टेक हो गई या एग्जामिनर खुद स्टेप्स ढूंढ रहा है, ओके? तो सेफ यहाँ पर गेम क्या है कि हम स्टेप्स लिखेंगे, ओके? तो जितना हो सके हम स्टेप्स स्किप ना करें। सो 13,000 इज इक्वल टू 4 लाख R/100, ये तो सबको समझ में आ ही गया है। 4 लाख इंटू R इज 4 लाख R, है ना? अभी इज इक्वल टू का साइन है, मतलब 13,000 इंटू 100 हम कर सकते हैं, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4 लाख R, ठीक है? अब 4 लाख R के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए अगर मैं उन्हें रिलीज करता हूं तो 4 लाख डिवाइड में चला जाएगा,
So 13,000 into 100 divide by 4 lakhs. यहाँ तक ठीक है? ओके अब आपका सिंपल हो गया, 2 zeros 3 0 और 3 0 यानी 13/4 बचा सिर्फ। 13 into 1 तो 13 ही होता है, तो 13/4 बचा विच कम्स टू 3.25%। ये हमारा एक आंसर आ गया कि रेट ऑफ प्रीमियम है 3.25%। नाउ एग्जाम सिचुएशन में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आगे बढ़ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करो या सेकंड पार्ट करो, आगे बढ़ो, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर एग्जाम के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर शीट देने के पहले आपके पास टाइम बचा है, तो ऐसे टाइप के आंसर्स को वेरीफाई कर लो। कैसे वेरीफाई करोगे? आप क्या करो, 4 lakhs का 3.25% निकालो, चेक करो कि 13,000 आता है कि नहीं आता है। डेफिनेटली आएगा। अगर आया यानी आपने ये 3.25% करेक्ट निकाला है। भाई 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसमें से आपने 80% यानी 4 lakhs का इंश्योरेंस निकाला और 3.25% हमारा प्रीमियम है, हमने फाइंड आउट किया। तो क्रॉस वेरीफाई कर लो कि 4 लाख का 3.25% 13,000 आता है कि नहीं आता है। ओके आ गया, मतलब आपने करेक्ट आंसर किया है। एंड इन केस अगर वहां पे आपका आंसर नहीं आ रहा सेम, तो आपको अभी आंसर शीट देने से पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ की है एंड आप उसको करेक्ट कर पाओगे, राइट। अगर ये चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन बीच में मत करो, अभी मत कूदो कि मैं मुझे अभी 4 लाख का 3.25% फाइंड आउट करना है। नहीं, अभी नहीं, उससे क्या होगा, पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी नहीं, इफ टाइम परमिट्स आगे करो, अभी तो सॉल्व किया ही है। कुछ तो कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा, इतना तो कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा कि आंसर करेक्ट है ना। उतना कॉन्फिडेंस, उतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा के आगे बढ़ो। एट द एंड अगर टाइम परमिट करता है, मुझे मेरे 12th का बोर्ड एग्जाम याद आता है, तो मुझे टाइम परमिट कर रहा था, ओके क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ चैप्टर स्किप किए थे, तो मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, जितना भी अटेम्प्ट किया है उसको मैंने पूरा वेरीफाई कर लिया एंड मुझे फुल मार्क्स आ गए थे। फुल मार्क्स मतलब जितना मैंने अटेम्प्ट किया था उतने फुल मार्क्स आ गए थे, ठीक है। तो अगर आप, लेकिन हाँ, लेकिन ये भी मैंने देखा है कि अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हो तो भी आपका टाइम आइडियली बचना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही होती है, राइट। अभी ही प्रिपरेशन करते वक्त ही स्पीड में लिखना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करना, इन सब से क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे टाइम मिल जाता है। सब आंसर सबमिट करने से पहले, आंसर शीट सबमिट करने के पहले टाइम बच जाएगा। वहां पर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो जिनका वेरिफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। मैं पॉज करता हूँ, आई मीन सॉरी, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करता हूँ। देखते हैं एक बार में दिखेगा क्या, एक बार में देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी शायद। ओके आप एक काम करो, हाँ अब ठीक है शायद। चलो पॉज करो वीडियो और कॉपी करो। पॉज करो। सो नाउ आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये पार्ट। एंड अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली उसमें कुछ भी नहीं है। अब तो क्या करना है आपको, 13,000 का कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू 13,000 का कितना परसेंट था, 11% था शायद। 0000 कैंसिल, 13 into 11 निकालो, आगे एक जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया 143 होता है। सो 1430 ये आ गया आपके कमीशन की अमाउंट। अगेन लिख के पूरा बॉक्स बना दो एंड आंसर हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। कॉपी दिस, पॉज कर लो वीडियो और कॉपी करो, और ये बॉक्स में बॉक्स वाला कंटेंट भी लिख लो। मुझे आप लोगों का प्रॉपर बॉक्स चाहिए, पेंसिल स्केल से लिखा हुआ, पेंसिल से बनाया हुआ बॉक्स चाहिए, ओके। सो
Since you have resumed the video, I hope कि आपने ये कॉपी कर लिया है, and with this let's start question number 4. Okay? Now पहले अच्छे से रीड करते हैं. क्वेश्चन रीड करते वक्त पूरा फोकस आपका क्वेश्चन में होना चाहिए. A building is insured for 75% of its value. Annual premium at 0.70% amounts to rupees 2625. Wow. क्या क्या दिया है इन्होंने अभी तक? 3 डेटा कि बिल्डिंग का, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का आपने इंश्योरेंस 75% वैल्यू का निकाला है. ओके, प्रीमियम 0.70% दिया है, अमाउंट 2625 है. तो क्या मिसिंग लग रहा है यहाँ पे? यस, बिल्डिंग की वैल्यू ही मिसिंग है. ओके, देखो, if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, आग लग गई और 60% बिल्डिंग डैमेज हो गई, हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी? सो फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन नंबर अब 4 में देख रहे हैं कि क्लेम का पार्ट भी आ गया. हमने क्लेम का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, जब हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें देखा था, एंड ये क्लेम का पोर्शन भी अब आ गया है. ठीक है, इसके आगे आपको क्लेम के क्वेश्चन काफी सारे आएंगे. ठीक है, सो अभी यहां पर आपको ये समझना होगा, जो मैंने ऑलरेडी बीच में बोल दिया, कि बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी जरूरी है. आपका क्लेम का फॉर्मूला क्या है? याद है किसी को क्लेम का फॉर्मूला? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. ओके, तो पॉलिसी वैल्यू हमें परसेंटेज में पता है, 75% अमाउंट निकालनी होगी. अच्छा, प्रॉपर्टी वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब पहले वो निकालना होगा. और लॉस, लॉस भी हमें परसेंटेज में मालूम है भाई, 60% लॉस हुआ है ना. यानी हमें जो अल्टीमेटली क्लेम निकालना है, उसके तीनों पार्ट फाइंड आउट करने हैं. पता चला मैं कैसे गया कि क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्वेश्चन में तो सीधा सीधा बता दिया कि क्लेम निकालो, लेकिन हमें किस सीक्वेंस में जाना होगा आंसर में, वो चीज समझ में आई. वो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, कि भाई क्लेम का फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. पॉलिसी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 75% है. प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करनी होगी. लॉस अगेन परसेंटेज में पता है 60%, लेकिन अमाउंट नहीं पता, फॉर्मूला में तो अमाउंट लिखनी होगी. तो इस तरह से हमारा आंसर बढ़ेगा. ये सब चीजें फाइंड आउट करते करते हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आंसर. ओके. सो सबसे पहले हमें जो आंसर में फाइंड आउट करना है वो है value of the building. So let value of building be rupees X. Therefore, policy value will be X into 75 upon 100. बराबर, क्योंकि ये दिया हुआ था. Which is equal to 25 into 3 and 25 into 4. So x into 3 is 3x upon 4. एक ये पार्ट यहाँ पे आपका क्लियर है. ओके, नाउ नेक्स्ट चीज करते हैं. रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70%, एंड साथ ही साथ हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी पता है, विच इज ₹2625. ओके, हमें रेट भी पता है और प्रीमियम भी पता है. ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equal to
याद है, ये भी एक फॉर्मूला किया था हमने लास्ट लेक्चर में, पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट बराबर रेट ऑफ प्रीमियम। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम पता है, हाँ पता है 2625। पॉलिसी वैल्यू पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना, लेकिन हमने फाइंड आउट की है 3x/4, माना उसमें x है लेकिन कुछ तो फाइंड आउट किया है। सो 3x/4 इंटू रेट, रेट पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है, कितनी? 0.7%, यानी 0.7/100। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो शुरू करते हैं आगे। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, यानी टिपिकल एक बार मैथ्स पार्ट आ रहा है। ओके, तो क्या करोगे आप? x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी स्टेप्स स्किप करना बिल्कुल भी आइडियल बात नहीं है, इसलिए आराम से डिटेल में करो। ओके, सो x इज इक्वल टू 2625 इंटू 4 इंटू 100, 2625 इंटू 4 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय ये वाली वैल्यूज, न्यूमरेटर वाली वैल्यूज, 3 इंटू 0.7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब यहाँ पे आप देखो कि कैंसिलेशंस किस किस में पॉसिबल है। अगर कोई भी फिगर्स में कैंसिलेशन हो पा रहा है तो करो, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू को बढ़ाओ। तो देखो 400 का 3 से तो होगा नहीं। 2625, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15। क्या 15 3 की टेबल में आता है? आता है, मतलब 2625 भी 3 की टेबल में आता है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, बचा 2 2, 3 7 ज़ा 21, बचा 1 1 5, 3 5 ज़ा 15। एक ये कैंसिलेशन हो गया बराबर। अब आप कुछ करेंगे, 875 इंटू 4 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय है 0.7। कुछ करेंगे अभी फिलहाल? बोलो, सोचो, कुछ कर सकते हैं? अब देखो हम क्या करेंगे कि जनरली 12th स्टैंडर्ड में होता क्या है, अगर ऐसे ऑड फिगर्स होते हैं ना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ ना कुछ तो रिश्ता होता ही है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता ना, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए जनरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिश्ता होता ही है। अब ना देखो, आपको न्यूमरेटर में 8 4 और 100 दिख रहा है और नीचे 0.7, तो 0.7 को अगर 7 भी मानो तो 4 और 100 तो 7 की टेबल में नहीं आता। 875 एक बड़ा नंबर है ना? तो 99% ऐसे चांसेस होते हैं 12th स्टैंडर्ड में कि आपके इसमें दोनों का रिश्ता होगा, यानी 7 की टेबल में 875 आएगा, ऐसा 99% चांसेस है। जो भी XYZ वहां पे नंबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रिश्ता होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इजी कैलकुलेशन बन सके इसलिए बोर्ड इसी तरह के फिगर्स देते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे अभी, 875 एंड ये जो है ना 0.7, इनको आप कैलकुलेट करोगे। अब कैसे करेंगे देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, 0.7 है ना, तो 875 अपॉन 0.7, डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, यानी 1 0, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 0। सिर्फ 0 तो नहीं लिख सकते ना, 1 तो लिखना ही पड़ेगा। अगर दो डिजिट्स के बाद डेसिमल हुए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है यहाँ तक? और इंटू 4 इंटू 100, ये तो चलेगा ही ऐसे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हो क्या गया, 8750 इंटू 4 इंटू 100, ओके, अपॉन 0.7 इंटू 10 इज 7। ये आपने क्या किया, प्योरली 0.7 को 7 बनाना था, इसलिए आपने ऐसा किया। 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 बचा 1 7, 7 2 जार 14, बचा 3 5, 7 5 जार 35 एंड 0, बस आंसर आ गया।
which is 1250 into 4 into 100 and I think 125 into 4 is 500. तो आपका आंसर आ गया 5 लाख। बस आपको बोर्ड एग्जाम में ओरली नहीं करना है, पूरा प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आ गई, एक्स हमने वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ही लिया था ना, वो आ गई 5 लाख रुपए। तो इस तरह से आपको अभी तक आपका बेसिकली कुछ भी नहीं आया है, आंसर जो रिक्वायर्ड पार्ट है क्वेश्चन का वो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो चीज अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी है उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, इसको कॉपी करो वीडियो पॉज करके। सो नाउ अब आपने ये पार्ट कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूं डिलीट। हमने सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट की है अभी तक, वो है पॉलिसी वैल्यू ₹5 लाख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डैमेज is 60% of the value of building, बराबर, of the value of building. So 60% of कितना, 5 lakhs आया था ना, so 5 lakhs का 60% आप कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, ₹3 लाख इतने का डैमेज है, बराबर। लेकिन आप क्या ये पूरा डैमेज क्लेम कर पाओगे? नहीं, बिकॉज आपने पूरा 100% ऑप्ट भी नहीं किया था ना पॉलिसी लेने का। आपने तो सिर्फ 75% ऑफ द पॉलिसी, 75% ऑफ द प्रॉपर्टी ही वैल्यू किया है, इंश्योर किया है। ओके, सो पॉलिसी वैल्यू इज 3x अपॉन 4। पॉलिसी वैल्यू इज 3x अपॉन 4 which is 3x upon 4, सॉरी x हमने निकाल लिया है ना, तो x की जगह अब हम अमाउंट लिख पाएंगे 5 लाख। मैंने क्या किया, x की जगह पे ये वैल्यू लिख दी, जो हमने वैल्यू ऑफ बिल्डिंग x लिया था ना, वो ही हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका आंसर आ जाएगा आपका ₹3,75,000। अब हमारे पास आ गई पॉलिसी वैल्यू भी। ठीक है, आगे अब बहुत सिंपल है, therefore claim is equal to policy value upon property value into 100। पॉलिसी थी 3,75,000 की, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की। प्रॉपर्टी थी 5 लाख की, जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया, इनटू 100 नहीं, सॉरी, लॉस। अब समझो आपने एग्जाम में लिख दिया ये तो पेन से, वहां थोड़ा ना इरेज करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो अब क्या करोगे, एक सिंपल कट करने का, सिंपल, उसको बहुत ज्यादा ओवरराइट नहीं करने का, ऊपर लिख देने का लॉस, और लॉस की अमाउंट मेंशन कर दो जो हमने अभी अभी बी पार्ट में फाइंड आउट की थी। देख लो, ये है ना, डैमेज इतना हुआ था 3 लाख, डैमेज को ब्रैकेट में लॉस भी लिख दो। मेरा डैमेज लिखने का कारण था क्योंकि डैमेज वर्ड क्वेश्चन में दिया था, ओके, इसलिए 3 लाख। और यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर लो एकदम आसानी से, ये 5 जीरो सीधे सीधे हो जाएंगे कैंसिल, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्लेम इज इक्वल टू ₹2,25,000। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसके बाद आप लिखोगे आंसर द, सॉरी, आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन में था how much can be claimed under the policy, so आप लिखोगे ₹2,25,000 can be claimed under the policy, और उसको बॉक्स बना दोगे। ठीक है, आंसर जो मैंने अभी सेंटेंस बोला वो लिखोगे, और उसको आप एक प्रॉपर पेंसिल और स्केल यूज करके बॉक्स बना दोगे। दैट्स इट, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो मैं इसको थोड़ा
छोटा कर देता हूँ, आप लोग सब इसे कॉपी करें। थोड़ा सा और ना। ओके, चलो कॉपी करो प्लीज। Let's do question number 5. And I think this will be the last question for today's session. Let's see if time permits, we will go ahead. Question number 5. A stock worth rupees 7 lakh was insured for 4,50,000. Okay, 7 लाख का स्टॉक था, इंश्योरेंस निकाला है हमने 4.5 लाख रुपए का, यानी 3.5 लाख रुपए का हमने 3.5 लाख रुपए कम निकाले। लेकिन हाँ ठीक है, वो वैल्यू कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। हमें यही चीज का मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है, इंश्योरेंस कितना है। तो 7 लाख का स्टॉक है, 4.5 लाख का इंश्योरेंस है। फायर बर्न स्टॉक वर्थ रुपीज 3,000 कंप्लीटली। तो जो 7 लाख में से जो 3 लाख का स्टॉक था ना, वो कंप्लीटली डैमेज हो गया, जीरो हो गया, राख बन गया वो। ओके, एंड डैमेज्ड द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू। और जो बाकी का स्टॉक था ना, वो 75% जल गया, कुछ बचा, 75% जल गया। अब यहां पर ना ये चीज समझना जरूरी है कि ये जो 3 लैक्स है ना, फायर बर्न स्टॉक वर्थ रुपीज 3 लाख, ये 7 लाख का 3 लाख है। 7 लैक्स में से 3 लाख पार्ट है। ओके, आप कभी भी क्या डैमेज हुआ, क्या बच गया, कितना पार्ट डैमेज हुआ, कितना पार्ट बच गया, वो आप पूरी प्रॉपर्टी का में से निकालेंगे, आप उसकी पॉलिसी वैल्यू में से या इंश्योरेंस वैल्यू में से नहीं निकालेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि जहां जहां इंश्योरेंस हुआ है, क्या वहीं वहीं आग लगेगी? नहीं ना, आग तो कहीं भी फैल रही है। ओके, तो जो टोटल स्टॉक है उसका आपको ये पार्ट अज्यूम करने हैं। ओके, अब जैसे क्या है, 7 लाख में से 3 लाख कंप्लीटली जल गए, एंड जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग है वो क्या है, 4 लाख है, उसका 75% जल गया है। ओके, एंड व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, ये है आपका क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फिलहाल ये सॉल्यूशन हमारा। ओके, so solution to the question number 5. Value of the stock is rupees 7 lakhs. Policy value is 4,50,000. Value of stock burnt या damaged 3 lakh rupees। ये सब सही है, ये सब मैं अभी सिर्फ वैल्यूज लिखा हूं, जो गिवन वैल्यूज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे अब हम एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। Therefore, value of remaining stock is equal to 7 lakhs minus 3 lakhs, बराबर, ना कि 450 माइनस 3 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो रिमेनिंग स्टॉक है वो है 4 लाख, एंड 4 लाख का 75% डैमेज हुआ है। Therefore, damage to the remaining stock, damage to the remaining stock is equal to 4 lakh का 75%, which come to 75 into 4 is 300,
सो आपका आ गया 3 लाख रुपीज। देखो 3 लाख का स्टॉक, लेट मी चेंज द कलर। 3 लाख का स्टॉक आपका पूरा जल गया था, पूरा। ओके, ये क्लियर है। एंड ये 3 लाख आपका जो रिमेनिंग है ना 4 लाख, उसमें से 3 लाख का जला है। तो आप कह सकते हो कि आपका टोटल लॉस हो गया 6 लाख का, है ना? 6 लाख का आपका टोटल लॉस हो गया। अब आप क्या करोगे? देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू, बाकी वैल्यूज है ही हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू की जगह लिखोगे स्टॉक वैल्यू इनटू लॉस, बराबर। देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू, पॉलिसी थी हमारी 4.5 लाख की, स्टॉक था बहुत ज्यादा 7 लाख का, एंड लॉस हुआ हमें 6 लाख का। ये 6 लाख का फिगर कहां से आया? ये है 3 लैक्स प्लस 3 लैक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत जरूरी है समझना। ओके, ये आप यहाँ पे एक्चुअली लिख भी सकते हो, देयरफॉर टोटल लॉस पहले मेंशन कर दो, सो दैट बाद में ऐसे ब्रैकेट में मेंशन नहीं करना पड़ेगा। टोटल लॉस इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। ये आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे जीरो तो कैंसिल हो गए। ओके, 6 इंटू 45 कर लो, क्योंकि डिवाइड बाय 7 तो कुछ काम का होगा नहीं 45 के लिए। 6 इंटू 45 कर लो और फिर डिवाइड बाय 7 कर लो। इसका जो आंसर है ना आपका, वो आएगा थोड़ा बहुत डेसिमल में। ओके, तो आपको क्या करना होता है ना एग्जाम में, थोड़ा राउंड ऑफ भी करते हो तो भी चलता है, या वहीं पर आंसर खत्म कर दोगे तो भी चलेगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3,85,000, 3,85,714.28, या फिर आप 0.30 करके खत्म कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आप फाइनली आंसर एंड बॉक्स बना दोगे और उसमें लिखोगे अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड इज ₹3,85,714.28। ओके, सो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज, और आप लोग कर लो इसको कॉपी। थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस सेशन का ये फिलहाल लास्ट क्वेश्चन था। अगली बार हम वापस से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। शायद एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, लेट्स चेक इट आउट। 14 क्वेश्चंस हैं शायद। 14 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप करो वीडियो पॉज, इसको कॉपी करो, और फिर मैं वैसे भी लेक्चर एंड ही कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।